चलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, बात करने से पहले ही थोड़ा कुछ कैमरा एंगल ठीक से नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। सो एक सेकंड रुको। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है? अब बढ़िया लग रहा है ना? ठीक है, तो अब बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हुई थी। तो मैं पहले यूज़ कर रहा था ये वाला अपना गोरिल्ला ट्राइपॉड, तो इससे ना जो वो कुछ ज़्यादा ही नीचे जा रहा था, तो फेस का लेवल ठीक से आ नहीं रहा था। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल ट्राइपॉड स्टैंड, जो मतलब प्लास्टिक का आता है और 3 डंडे होते हैं उसके, मतलब ऐसे। ये तो गोरिल्ला पॉड है ना, ये मतलब किसी भी डायरेक्शन में ऐसे मुड़ तुड़ जाता है। स्पीकिंग अबाउट ट्राइपॉड्स, अगर आप यूट्यूबर और आपको ट्राइपॉड चाहिए, सो अगर ये दोनों ही ट्राइपॉड बहुत सही चीज़ होते हैं। जो प्लास्टिक वाला होता है वो प्लेन सर्फेसिस पे बेसिकली वो सब बहुत सही परफॉर्म करता है, और ये वाला रफ एंड टफ सर्फेसिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। देखो ये ऐसे ऐसे ये मुड़ तुड़ भी जाता है, तो ऐसा लगता है। अगर आपको चाहिए तो इनके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अमेजोन से जाके बाय कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट। वीडियो इस बारे में होने वाली है टॉप 10 मिस्टेक्स दैट बिगिनर्स मेक इन कोडिंग। हाँ जी भाई साहब, अगर आपने मेरी एक लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि टॉप 3 टिप्स टू हाउ टू बिकम अ प्रो इन कोडिंग बेसिकली, तो वो बिगिनर्स भी देख सकते हैं, एडवांस भी देख सकते हैं, और जो एक्सपर्ट है वो भी देख सकते हैं, और एवरेज जो जिनको मतलब 6-7 महीने हो गए कोडिंग करते समय, वो भी देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक चेकआउट नहीं की है तो मैं आपको से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर देखें, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका इधर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आई बटन पे क्लिक करके मेरी वीडियो देखें, और उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। इसमें मैं बताऊंगा 10 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो बिगिनर करते हैं, जो उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए खोलते हैं अपनी किताब, और उसमें हाँ, मैं बहुत सारी टिप्स हैं तो मैंने लिख रखे हैं इसमें ठीक है, तो बोलते हैं, ठीक है। सो पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो टिप्स हैं ये सिर्फ बिगिनर्स या फिर जो एवरेज नूब काइंड ऑफ कोडर्स हैं वही इस्तेमाल करें, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब कॉम्पिटिशन हाईटेक वाले बच्चे हैं, वो इसे ना करें, क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा। आप कंपटीशन से मतलब एक कोड अगर आपको करना है 10 मिनट में, तो आप उसको घंटा लगा दो करने में, तो ये मत ही करना, ठीक है। ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, तो उन्हीं के लिए करना। सो तो पहली मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं कोडिंग करते समय, कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं आईडी यूज़ करने में। सबसे पहले उनको सिखाते ही आईडी पे हैं। आईडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, या फिर एक सॉफ्टवेयर बोल लो, जैसे कोडब्लॉक्स हो गया, आपका इंटेलिजे हो गया। तो वो क्या करता है, जैसे आप उस पर कोड करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली सजेशन देने लग जाता है नीचे। तो उन सजेशन से दिक्कत नहीं होती है अगर आप प्रोफेशनल कोडर हो तो, क्योंकि आपको प्रोफेशनली तो टाइम बचाना है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका टाइम हेल्प करेगा। लेकिन बिगिनिंग में अगर आप एक नया कोडर और आपको सिंटेक्स लर्न करने होते हैं, ठीक है, आपको चीज़ समझनी होती है, ग्रास्प करनी होती है, तो जितनी बार लिखोगे आपको उतनी बार ग्रास्प होगा माइंड में। तो आईडी क्या करता है, आपको लिखने का चांस नहीं देता, और आपकी जो भी सारी होती है सजेशन देता है, और आप सीधा एंटर मारते हो और आपकी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा लिखोगे नहीं तो आपकी ग्रास्प कम होगी उस लैंग्वेज की, और 5-6 साल बाद आप सोचोगे कि मैं प्रोफेशनल बन जाऊँ, लेकिन आप वहीं पर टिके रहोगे। तो प्लीज़ इसका ना करो यूज़, ठीक है। इंस्टेड आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप एक जो बेस्ट एडिटर है, मतलब ये मैंने अपनी, ये प्रो यूज़र्स के लिए नहीं है कि लेकिन बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा काम में आता है कि नोटपैड में कोडिंग करो। नोटपैड में ऐसा कुछ झंझट नहीं होता कि ऑटोमेटिक सजेशंस का, तो जो आप लिखते हो वही आता है और उसी का ही रिजल्ट आता है। तो आप नोटपैड में कोडिंग कर सकते हो, या फिर कोडिंग करने से पहले लैपटॉप पे से जंप करने से पहले सीधा आप एक पेन एंड पेपर पे भी अपना कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, और उसके बाद उसको रन करके देख सकते हो चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये थी मिस्टेक नंबर 1। चलते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 2 की तरफ। सेकंड मिस्टेक ये है कि क्या है सेकंड मिस्टेक ये है कि कोडिंग विदाउट थिंकिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? ए भैया क्या बोले जा रहे हो, कोडिंग विदाउट थिंकिंग? अब भाई जब तक सोचेंगे नहीं तो कोडिंग कैसे करेंगे? ना, इसका ये मतलब नहीं है। तो मतलब ये है कि जैसे आपको किसी भी चीज़ का प्रोग्राम बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको सम ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है, तो आप बिना सोचे समझे कि आपको कितने वेरिएबल लेने हैं, उसका आप फंक्शन के यूज़ करके बनाओगे प्रोग्राम, या सीधा मेन में बना दोगे, कितने आपको आउटपुट स्टेटमेंट देनी है, ये सब बिना सोचे बिना आप, मतलब एक तरह से आप फ्लो सोचे बिना प्रोग्राम के आप सीधा कोडिंग में लग जाते हो। आप सीधा ए बी लिख देते हो, फिर सी में शो करा देते हो। आप बस ये सोचने की, आप बस सीधा उसको इम्प्लीमेंट करके ख़त्म करना चाहते हो प्रोग्राम को। सीधा ये नहीं सोचते कि कितने अलग तरीके से प्रोग्राम बन सकता है, और उसमें से मोस्ट एफिशिएंट तरीका कौन सा है प्रोग्राम बनाने का। बट अब इस बात है, बिगिनर्स इतने इस बारे में नहीं सोच पाते और सोच पाएंगे, क्योंकि उनको इतनी चीज़ें नहीं पता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सोचो। इतना नहीं कर सकते तो आप बेसिकली ये सोच लो कि आपके प्रोग्राम का फ्लो कैसे होगा, कि मतलब एक फ्लो चार्ट बना के कि पहले स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, उसमें क्या आना चाहिए पहले, कि वो यूज़र से इनपुट ले या यूज़र से इनपुट ना ले, जैसे भी आपका मतलब वो प्रोग्राम स्पेसिफिक हो गया, आप जैसा आपको अच्छा लगता है, ठीक है।
फिर यूजर से इनपुट ले, फिर आप डिस्प्ले कराओ। ऐसे एक फ्लो बनाओ। फ्लो बनाने से आपको क्या इफेक्ट महसूस होगा इन फ्यूचर जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना, हम वैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं सर्टेन पीसेस ऑफ कोड बनाते हैं, तो अगर आप फ्लो अगर आपका बना हुआ है कि पहले मुझे ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये बनाना है, ये सबका फ्लो चार्ट आपने पहले से बना रखा है, तो आपको कोडिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने फ्लो ही नहीं बना रखा, मतलब एक तरह से प्लानिंग ही नहीं कर रखी है अपने प्रोजेक्ट की, तो फिर आप कोड कैसे करोगे? कितनी बार कोडिंग आती हो, आप लेट कर ही दोगे वो चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। तो ये मिस्टेक नंबर 2 है, इसको प्लीज़ हटाओ, ठीक है। तो ये मिस्टेक नंबर 2 ये मत करना, ठीक है। चलते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 3 की ओर। हमारी मिस्टेक नंबर 3 जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है दे नेवर यूज एनी काइंड ऑफ इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन नहीं होती है, इंडेंटेशन कोई स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड नहीं है, ये है द वे ऑफ कोडिंग एंड राइटिंग थिंग्स। जैसे इंग्लिश में स्टाइलिंग को लिखने को कैलीग्राफी कहते हैं आई थिंक, तो वैसे ही एक स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है कि हर चीज़ आपकी अच्छे से विजिबल होती है, स्पेसिस प्रॉपर होते हैं, इंडेक्सिंग अलग अलग, सॉरी इंडेंटेशन अलग अलग चीज़ों की होती है, कॉमा फुल स्टॉप हर जगह का थोड़ा स्पेसिस पे देखा होता है वो। दिस इज़ डन सो दैट कि रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए प्रोग्राम की, फिर बाद में अगर प्रोग्राम में कोई एरर भी आता है तो आप अच्छे से ढूंढ भी सकते हो उसको कि किस पीस ऑफ सेगमेंट में आपका एरर आ रहा है, तो उस पीस ऑफ सेगमेंट अच्छे से विजिबल होगा अगर प्रॉपर इंडेंटेशन होगी तो। इसका मैं एग्जांपल डाल दूंगा, आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये है जो मतलब जैसे हम कोडिंग करते हैं, ठीक है, बिगनर लेवल पे, कि बिल्कुल स्पेस का ध्यान नहीं देना, ठीक है। और ये इधर एक दूसरी साइड पे आ रहा होगा कि प्रॉपर इंडेंटेशन वाला कोड कैसे दिखता है, तो आप खुद ही दे सकते हो डिफरेंस, समझदार को इशारा काफ़ी है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? इंडेंटेशन अगर हम यूज़ नहीं करते, मैंने आपको बताया कि रीडेबिलिटी नहीं होती। टेस्टर को अगर आप कोड टेस्टिंग के लिए दोगे, वो आपको वापस फेंक के मारेगा आपका कोड, और आपका कोड बिल्कुल चेक नहीं करेगा। कई कंपनीज में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है रीडेबिलिटी का, अगर आपका कोड रीडेबल नहीं है तो आपका कोड एकदम से रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर आप अपने कोड को लेके कहीं भी चले जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं है, बट लेके बैठे रहो, ठीक है। तो ये थी मिस्टेक नंबर 3, इसे प्लीज़ ना करें। तो चलते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 4 की ओर। तो भैया मिस्टेक नंबर 4 जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी, ये वही मिस्टेक है जो मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बता रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ मैं इधर लिंक कर दूंगा, आप जाके देखो, आपको अच्छे समझ में आएगा। लेकिन मैं थोड़ी इसमें बता देता हूँ कि हम वन फंक्शन यूज़ नहीं करते। पहली बात तो हम फंक्शन ही यूज़ नहीं करते। अब क्यों नहीं करते फंक्शन यूज़? क्यों? मुश्किल लगता है इसलिए। हाँ, स्टार्टिंग में तो मुश्किल लगता है क्योंकि समझ नहीं आता, सब कुछ मेन में करने की आदत होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप फंक्शन यूज़ करो। अब फंक्शन यूज़ करने के लिए पहले सीखना पड़ेगा फंक्शन, ठीक है। तो गूगल से देखो फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं, या फिर अपने टीचर से पूछो फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं। फंक्शन इज़ अ वेरी 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 नाइस टेक्निक टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। इसके बिना आपका कोड ऐसा लगेगा जैसे भाई साहब पेड़ की बहुत सारी शाखाएं हैं लेकिन उनमें फल नहीं है, मज़ा नहीं आता ना, वैसे ही मज़ा नहीं आएगा आपको कोड देख के। तो फंक्शन यूज़ करो, और फंक्शन में भी कौन सा फंक्शन यूज़ करो, यानी कि एक फंक्शन में सब कुछ लिख दिया, ठीक है। अगर मान लो कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हो तो एक ही फंक्शन में आपने ऐड, सब्ट्रैक्ट, माइनस, मल्टीप्लाई, ये वो प्लांट अपगांड सारे फंक्शन बना दिए। ना, ऐसा नहीं। यूज़ वन फंक्शन। वन फंक्शन क्या होता है? मैथमेटिक्स का फंक्शन है? नहीं, एक ही फंक्शन हमारा एक ही काम कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है तो आप एक फंक्शन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड का बनाने की बजाय 4 अलग अलग फंक्शन बनाओ जो कि एक काम कर रहे हो। जैसे एडिशन का सिर्फ ऐड कर रहा हो वैल्यू, सब्ट्रैक्शन का सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर रहा हो, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई कर रहा हो, डिवाइड का सिर्फ डिवाइड कर रहा हो। एक ही प्रोग्राम में हर चीज़ नहीं दिखानी, और ऐसे डिस्प्ले का फंक्शन भी अलग बनाना है। इससे क्या होगा? बहुत बेनिफिट होगा। अगर मान लो आपका एडिशन वाला फंक्शन नहीं चल रहा रन टाइम पे, तो आप एक ही प्रोग्राम के एक ही फंक्शन के अंदर ढूंढते रह जाओगे, एरर नहीं मिलेगा। अगर आपको पता है एडिशन वाला नहीं चल रहा तो सिर्फ एडिशन वाले में छोटे से पीस में जाके आपको देखना पड़ेगा क्या एरर है, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। तो आपका टाइम बचेगा और एफिशिएंट होएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो चलते हैं अपने टिप नंबर कौन सी है? 5 है, 5 की ओर। सो चलते हैं हमारी टिप नंबर 5 की ओर। मिस्टेक नंबर 5 ये है, मिस्टेक नंबर 5 की ओर। और मिस्टेक नंबर 5 ये है कि अगर आपका, हम सारे ऐसे करते हैं, हम तो करते हैं, आपको तो क्या ही बोलें, ठीक है। अगर आपको कोई पीस ऑफ कोड समझ नहीं आता, किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या करें, तो हम सीधा नेट से निकाल के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बढ़िया है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। लेकिन एक दिक्कत आती है, आपको पता नहीं चलता वो पीस ऑफ कोड क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है, ठीक है। आप बस चला के देखते हो आपका प्रोग्राम चल रहा है, मज़े आ गए। लेकिन बाद में आपको बहुत ज़्यादा डिमेरिट फेस होगा आगे चल के, क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर इंटरव्यू में, अगर आप या तो बीटेक के स्टूडेंट हो, अगर आपको इंटरव्यू में या फिर ऑफिस में वही पीस ऑफ कोड दोबारा बनाने को दिया जाए तो आपको बिल्कुल नहीं पता कि वो कैसे चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम 3-4 साल पहले आपने वो देख के बनाया था और ख़ुद भी नहीं बनाया था। तो ये है। तो इसी के साथ हमारी मिलती जुलती मिस्टेक नंबर 6 है। मिस्टेक नंबर 6 ये है कि हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं जो भी हमने पीस ऑफ कोड कॉपी किया है कि वो कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है, और हम अपना
तो मेरा सजेशन यही है आप सभी को कि जो भी आप कोड कॉपी करते हो, देखो कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी सारे लोग करते हैं, लेकिन कॉपी करके अपने कोड को मैच करो कि मेरा वाला कोड जो मैंने बनाया था वो क्यों नहीं चल रहा और ये वाला कोड क्यों चल रहा है, क्या इसमें डिफरेंस है, क्या डेटा स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ थोड़ी आएगा। ठीक है, तो यही मेरी है। तो चलते अपनी मिस्टेक नंबर फटाफट 7 की ओर। मिस्टेक नंबर 7 ये है कि जो भी बिगनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हमें जितनी ज़्यादा लैब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होंगी उतना ही ज़्यादा हमें मतलब बढ़िया लगेगा, बढ़िया माना जाएगा, स्टड लगेंगे ये वो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो ये मिस्टेक क्यों मानी गई है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही माइंडसेट से चलते रहोगे तो आप बहुत सारी चीज़ों का थोड़ा ही जान पाओगे, तो वो फ़ायदेमंद नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि एक चीज़ पढ़ो, मान लो फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज आपने पढ़ी है तो उसको अच्छे से पढ़ो, उसके अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, उसमें क्या क्या मेंबर फंक्शन यूज होते हैं वो पढ़ो, उसमें फाइल हैंडलिंग पढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। क्या होता है अगर आप एक लैंग्वेज को पकड़ के अच्छे से उसको मतलब घोट के मतलब अच्छे से पी जाते हो ना उस लैंग्वेज को, तो क्या होता है आपको लैंग्वेज इन फ्यूचर लैंग्वेज शिफ्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल आपने C++ सीख रखी है, बहुत अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर भी कर रखे हैं, मतलब तूफान मचा रखा है उसके अंदर, और अब आप शिफ्ट कर रहे हो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में, बट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में आपको पता चलता है कि अच्छा पाइथन में तो ज़्यादा इजीली कोड हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, बट सिंटेक्स अलग अलग रहता है। ठीक है, जैसे हम लैंग्वेजेस बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी, हमारे इमोशंस सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ सिंटेक्स ही तो अलग अलग रहता है ना कन्वे करने के लिए। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लॉजिक्स एंड कंसेप्ट सेम रहते हैं, सिर्फ उनका सिंटेक्स अलग अलग रहता है। तो आप इजीली अगर आपको पाइथन पे शिफ्ट करना है तो पाइथन पे शिफ्ट कर जाओगे, बिकॉज पाइथन इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज। ठीक है, C++ पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से सीख जाते हो तो आप किसी भी लैंग्वेज पे शिफ्ट कर जाते हो। ठीक है, तो यही मेरी है मिस्टेक नंबर, जो भी है ना करें। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की ओर। जो हमारी मिस्टेक नंबर 8 है, ये मिस्टेक नंबर 7 से थोड़ा उसका एक्सटेंडेड वर्जन होने वाली है। ठीक है, तो मिस्टेक नंबर 7 ये थी कि हर बच्चा जो बिगिनर होता है वो सोचता है जितनी ज़्यादा मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होंगी तो वो उतना ही अच्छा मेरे को लगेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। तो मिस्टेक नंबर 8 वो क्या करते हैं कि इसी चीज़ की टेंशन में कि उनको बहुत ज़्यादा लर्न करना है, वो अपने आप को बर्डन अप कर लेते हैं, दिमाग उनका फटने को होता है, रात को उनको नींद नहीं आती, रात को भी सोचते रहते हैं अच्छा कल कौन सी लैंग्वेज पढ़े, कल कौन सी लैंग्वेज पढ़े। तो ये नहीं करना है, ये आपके मतलब करियर के लिए क्या, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी खुद की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना है, अपने आप को बड़ा नहीं करना। अगर आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख भी रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना कि लास्ट में एक दिन में सारा पढ़ देना है, फिर मतलब 1 महीने की छुट्टी, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना। स्टडी शॉर्ट बट स्टडी फॉर लॉन्ग। ठीक है, आप दिन में 1 घंटा या आधा घंटा डिसाइड करो कि मैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूंगा, लेकिन 1 महीना दूंगा या 1 हफ्ता दूंगा, जैसे भी आपका टाइम शेड्यूल आपको अलॉट करता है कि ठीक है आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, शॉर्ट टर्म के लिए ना सोचो। ठीक है, और इतनी जल्दी क्या है, क्या दिक्कत क्या है आपको, एक महीने में क्यों सीखना चाहते हो आप, 2 महीने ले लो, आराम से 1 घंटा रोज पढ़ो, 2 महीने में भाई साहब आप जहर कर दोगे अपनी कोडिंग। मैंने खुद करी है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। तो इतनी जल्दी मत मचाओ, आराम से करो, टाइम बहुत है। जितना आराम से करोगे उतना ही ज़्यादा, मतलब जितने आराम से आप कोडिंग सीखोगे ना उतने ही ज़्यादा साल तक आप कोडिंग लर्न रहेगी, जितना जल्दी करोगे उतनी जल्दी भूल जाओगे, तो ये दिक्कत रहती है। ठीक है, तो ये थी मिस्टेक नंबर 8, ये नहीं करनी। मिस्टेक नंबर 9 क्या है, मिस्टेक नंबर 9 है कि जो बिगनर्स होते हैं बच्चे, उनको राइट सोर्स नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, तो वो हमेशा ऑलमोस्ट, मतलब सारे नहीं, ऑलमोस्ट बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि वो कोई ना कोई मतलब ऑनलाइन कोर्सेज खरीद बैठते हैं, और वो पता ही है ऑनलाइन कोर्सेज का कितना बुरा हाल चल रहा है आजकल। सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, एक के बाद एक महंगे महंगे कोर्स बेच रहे हैं, तो बच्चों को समझ नहीं आता कि किससे पढ़े किससे ना पढ़े। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, भाई देखो पढ़ने की मतलब टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच गई ना आज के दिन की, पढ़ने की सारी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे या किसी भी साइट पे अवेलेबल है। यार तुम पढ़ने वाले बनो, अगर आपको पढ़ना ही है तो 2 मैं बढ़िया साइट बता देता हूँ। एक तो है यूट्यूब पे सब कुछ है, प्रोजेक्ट से लेके, थ्योरी से लेके, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सब। ठीक है, और आपको दूसरी अगर आपको बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट करना ही है तो आप जा सकते हो W3 स्कूल्स पे। सो W3 स्कूल्स बहुत अच्छी वेबसाइट है यार, जाके देखो। उसमें पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML5 जो आपको सीखना, बूटस्ट्रैपिंग, सब जो भी आपको सीखना है उस पर सब अवेलेबल है, और अच्छे से ट्यूटोरियल्स पॉइंट भी बहुत अच्छी वेबसाइट है यार, इतने मतलब। और कॉम्पिटिटर जो कोडर्स हैं उनके लिए बताता हूँ, Geeks for Geeks इज़ द बेस्ट वेबसाइट फॉर देम। अब बहुत सारी वेबसाइट है, अभी मैं इसमें नाम लेने बैठूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँ कि कौन सी वेबसाइट किसके लिए बेस्ट रहेगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी तक आपको वीडियो कैसी लग रही है तो मुझे लाइक करके ज़रूर बताओ, अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करो। ठीक है, तो चलते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 9 की ओर। सॉरी, चलते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 10,
फाइनल मिस्टेक ये नहीं करनी। सो फाइनल मिस्टेक नंबर 10 ये है कि बिगिनर्स जो होते हैं वो बेसिक्स पे ध्यान देते ही नहीं, बिल्कुल नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि कोई उन्हें बताता ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं C++ की बात करूँ तो उसमें सी इन सी आउट का फंक्शन, मतलब सी इन सी आउट है क्या तुम्हारे लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जितने बिगिनर्स हैं, सी इन सी आउट से तुम क्या समझते हो? ठीक है तो जो लिख रहे हैं सी इन सी आउट फंक्शन है वो सारे गलत हैं, ठीक है। और जिनने लिखा है सी इन सी आउट ऑब्जेक्ट हैं तो आप बिल्कुल सही हो। तो ये चीज़ मुझे कैसे पता चली? पहले मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा, सी इन सी आउट के बारे में। तो जितना आप हर एक लाइन जो कोड की होती है ना कुछ बताती होती है, ठीक है। अब वर्ड मेन के बाद ऐसे एल ब्रैकेट क्यों लगते हैं, करली, सॉरी राउंड, वो करली क्यों नहीं लगते? तो हर चीज़ का एक प्रॉपर सिंटैक्स है। जितना आप कुरेदोगे उतना आपको पता चलेगा, उतना आपके माइंड में लॉजिकल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब इमेज बनती जाएगी, ठीक है। वैसे भी इमेज नहीं बनती, तो इससे क्या होता है, आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म तक ध्यान देनी है तो फोकस ऑन द बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स पे अच्छे से ध्यान दो, अगर नहीं दोगे तो फिर बड़ी मुश्किल होगी आगे चल के, ठीक है। तो यही थी मेरी टॉप 10 मिस्टेक्स दैट बिगिनर्स मेक इन द बिगिनिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मिस्टेक्स ना करें। और आपको चैनल ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। दिस इज़ आरवी, टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।